Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is understanding law. This is the topic of civics for class 8th. For understanding law, the first questions come in our mind, that is what is law? कानून या law क्या है? तो law a rule of conduct or action that a nation or group of people agree to follow. मीन्स ये एक ऐसा कंडक्ट और एक्शन है जिसे पूरा नेशन और या ग्रुप ऑफ पीपल दे एग्री टू फॉलो और ओबे, उसको हम कहते हैं लॉ. फॉर एग्जाम्पल, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. मैरिजेबल एज, जैसे हमारे इंडिया में डिसाइडेड है 21 एज फॉर द बॉयज़ एंड द 18 ईयर्स ऑफ गर्ल. एंड द वोटिंग एज 18 ईयर्स, एवरीबडी नोज. And who make the rules? This is the responsibility of the parliament. Means parliament responsible for making the laws. Clear? So what is law and which body makes the law? Parliament makes the laws for the country. And एक चीज़ आप मुझे बताइए, do these laws apply to everyone? क्या ये जो law बनाया हुआ है they impose equally on each and every person of the country? तो the answer is yes. Means on paper or theoretically if we see, this is the correct, it imposed all the Indians equally, सबके ऊपर एक जैसा लागू होता है. But practically अगर आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर है नो. ठीक है, कैसे नो है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी. सपोज the law implemented by the government and that is not beneficial for the country, तो it is our moral duty to adopt that law. उस लॉ को हम एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. बिकॉज दिस टाइप ऑफ लॉज वर नोन एज द कंट्रोवर्शियल लॉ. उनको हम कहते हैं कंट्रोवर्शियल या अनपॉपुलर लॉ. तो हम क्या करेंगे एज अ सिटीज़न, हमारी क्या ड्यूटी है, वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मीन्स अगर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ इम्प्लीमेंट हो गया बाय द गवर्नमेंट, तो व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, व्हाट शुड वी डू एज अ सिटीज़न अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस अगर वो लॉ लागू हो गया. ठीक है, इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉ. डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या जो लॉ बनता है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है? अब आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है. कौन सी स्टोरी है? अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग. ही हैज़ बीन गिवन अ 10 years जेल सेंटेंस बाय द कोर्ट. एक पॉलिटिशियन है, पावरफुल है, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी, और वो उसके बेटे को छुपाता है क्योंकि उसके बेटे को 10 साल का कारावास मिला है फ्रॉम द कोर्ट. तो दिस इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट? यू टेल मी. आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट. क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि दिस इज़ द क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. क्योंकि जो हमारा लॉ है उसका क्लियर कट वायलेशन हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज द फादर ऑफ दैट बॉय इज़ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वेरी साउंड. बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इकोनॉमिकली भी एंड पॉलिटिकली भी. इसलिए वो अपने बेटे को इस लॉ, जिस लॉ ने उसको पनिशमेंट दी है, वहाँ से भगा रहा है या छुपा रहा है. ठीक है. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्रीड नो आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने कहा था कोई भी आर्बिटरी प्रैक्टिस नहीं होगी इन इंडिपेंडेंट इंडिया. बिकॉज वी फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन ब्रिटिश रूल. क्योंकि ब्रिटिश रूल वॉज आर्बिटरी रूल. आर्बिटरी मीन्स मनमानी, वो अपनी मर्जी से रूल बनाते थे और अप्लाई कर देते थे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अग्रीड नो आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ. उन्होंने रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया. तो व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? मीन्स द लॉ इज सुप्रीम. Law is above all the persons, means nobody can discriminate people on the basis of their caste, creed and gender.
either he is rich or poor or president or prime minister or a common people, law imposed on them equally. Means everybody is equal in front of law. This is known as the rule of law. समझ में आया? And this rule of law was imposed by the Constituent Assembly in free India. Clear? But अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, इन एंशियंट टाइम देयर वर इन्यूमरेबल एंड ओवरलैपिंग लॉस, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रेसिडेंसीज. ठीक है, प्रिंसली स्टेट, नॉट प्रेसिडेंसीज, प्रिंसली स्टेट होती थी और उनका रूलर अलग होता था. एंड दे मेड द रूल्स अकॉर्डिंग टू देयर विश. वो अपने अकॉर्डिंग रूल बनाया करते थे. मालूम पड़ा एक स्टेट का रूल अलग है, दूसरे स्टेट का रूल अलग है. मीन्स उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी? 2 पर्सन रिसीव डिफरेंट पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम. एक ही क्राइम किया है लेकिन एक स्टेट वालों ने उसको एक पनिशमेंट दिया और दूसरी स्टेट वालों ने उसको दूसरा पनिशमेंट दिया. मीन्स एक ही क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट हुआ करता. तो मालूम पड़ा नॉर्थ इंडिया में अलग रूल है, साउथ इंडिया में अलग रूल है. मीन्स की ओवरलैपिंग थी रूल्स की एंड इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम अमंग द पीपल कि कौन से रूल के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, किसी को कुछ पता नहीं था. मीन्स एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता था. ठीक है, एंड दिस स्लोली बिगेन टू चेंज इन द कॉलोनियल पीरियड. और जब ब्रिटिशर्स आए तो धीरे धीरे ये सिस्टम जो था धीरे धीरे चेंज होना शुरू कर दिया, शुरू हो गया. और उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया कि एक ही रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जो सब पे इम्प्लीमेंट हो, ताकि एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा हो. क्लियर? चलिए, तो रूल ऑफ लॉ. ठीक है, दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इस सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. और ब्रिटिश लॉज जो था वो दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ. सिस्टम जरूर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेकिन जो ब्रिटिश रूल था वो उस पे रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड नहीं था. मीन्स हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं, हमारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, लेकिन जो ब्रिटिश रूल था दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ. क्यों नहीं था? ब्रिटिश लॉ एक उन्होंने सेडिशन एक्ट पास किया था 1870 में. तो क्या था सेडिशन एक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नोबडी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. अगर कोई क्रिटिसाइज करता था तो वो उसको जेल में बंद कर देते थे. तो इट मीन्स ये इंडियंस पे लागू था. तो इट मीन्स द ब्रिटिश लॉ वॉज नॉट इक्वली इम्पोज्ड ऑन एवरीवन. आर्बिट्री था, अपने मनमानी ढंग से वो चेंज कर लेते थे. क्लियर? एंड द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? दे अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल. किसी को भी पकड़ के विदाउट ट्रायल दे पुट इन द जेल. जेल में बंद कर दिया करते थे. समझ में आया आपको? ठीक है. एंड डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन अरेस्टेड ऑन दिस बेसिस. टू प्रोटेक्ट दिस सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन अरेस्ट कर लिए गए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी. एंड इस मीटिंग में जनरल डायर, आपने पढ़ा है पहले, जनरल डायर आए एंड ही ऑर्डर्ड द ओपन फायर. इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग हुई वहाँ पे और बहुत सारे लोग मर गए. तो हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल वॉज नॉट आर्बिट्री? सिस्टम जरूर इंट्रोड्यूस किया था बट ब्रिटिश रूल जो था वो आर्बिट्री था. समझ में आया सबको? चलिए, अब इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ द ब्रिटिशर्स. अब इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश जो आर्बिट्री रूल था उसके अगेंस्ट में. विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी बीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री एज वेल एज अमेंड द एग्जिस्टिंग वन. ठीक है, एग्जिस्टिंग जो पुराने लॉज थे उनको अमेंडमेंट करते जा रहे थे और नए रूल्स को लागू कर रहे थे हमारे कौन? रिप्रेजेंटेटिव्स जो लॉ बना रहे थे. क्लियर? एंड सबसे पहले अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन. जैसे पहले हमारी वोटिंग एज थी 21,
उसको अमेंडमेंट उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उसको कर दिया 21 से 18। समझ में आया। और एक हमारा था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या था, द फादर्स प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग द सन्स ओनली, केवल सन्स को, बेटों को मिलती थी, फीमेल्स को उस प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता था। समझ में आया। बट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2005 में, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट द फादर्स प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग देयर चिल्ड्रंस, आइदर बॉय और गर्ल, मीन्स डॉटर्स में भी, बेटों में भी एंड वाइफ में भी, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये एक अमेंडमेंट हुआ। समझ में आया बेटा। एंड न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल पोल्यूशन, इसी तरह नए नए लॉज बनाने शुरू हुए। कंट्रोल पोल्यूशन, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, समझ में, लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये सब जो है नए नए रूल्स बनने शुरू हुए। तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया हो तो यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब इसको जल्दी से हम सम अप कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? अ रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन दैट अ नेशन और ग्रुप ऑफ पीपल एग्री टू फॉलो, जिसको कि हम एग्री कर लेते हैं, एंड दिस इज अवर मॉरल ड्यूटी टू ओबे दिस लॉज। अगर हम इन रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो जो हमारी गवर्नमेंट है स्मूथली रन नहीं कर सकती है कंट्री को, ठीक है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ? पार्लियामेंट। डू दिस लॉज अप्लाइज टू एवरीवन? यस, दिस लॉज अप्लाइज टू एवरीवन इक्वली इन द कंट्री because of the rule of law established by the Constituent Assembly in the independent India। ठीक है, रूल ऑफ लॉ आपको पता ही चल गया, मीन्स लॉ इज सुप्रीम, नो बडी इज अबव द लॉ। चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत रिच पीपल है, कॉमन पीपल है, पुअर है, मेल है, फीमेल है, वॉट एवर इट इज, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। बट इन एंशियंट टाइम बहुत तरह के लॉज थे, क्योंकि उस समय रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, ध्यान रखिएगा। रूल बाय लॉ मीन्स लॉ इज मेड बाय द किंग। वो किंग्स अपने अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती थी। बट इन द ब्रिटिश पीरियड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ, कि एक ही सिस्टम होना चाहिए। समझ में आया। तो लेकिन हमारे हिस्टोरियंस कहते थे दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम, बट ब्रिटिश रूल वॉज नॉट ऑन द बेस ऑफ रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश लॉ वॉज आर्बिटरी लॉ। क्यों था? क्योंकि रॉलेट एक्ट, सिडिशन एक्ट उस समय था, ठीक है, जो हमारे इंडियंस के फेवर में नहीं था। और धीरे धीरे इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग द आर्बिटरी यूज ऑफ द ब्रिटिशर्स, एंड विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे मेक द न्यू लॉज फॉर द कंट्री, और जो एग्जिस्टिंग वन थे उसमें भी अमेंडमेंट करते रहे अकॉर्डिंग टू द न्यू एरा, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करते रहे। जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है, इकोसिस्टम अपना मेंटेन करके रखना है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह हमारा इस पार्ट का सिर्फ व्हाट इज़ लॉ एंड डू लॉ अप्लाइज टू ऑल, ये वाला पार्ट फिनिश होता है। आपको बेटा क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको समझ में आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।